बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जहालत, जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। 26/11 कैलेंडर पर छपी कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के सीने पर लगा आतंक का वो जख्म है जो अब भी ताजा दम लगता है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई आतंकवाद की एक आंधी ने 166 जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया था। तब से हम सब, पूरा देश, एक गहरी टीस के साथ इस तारीख को याद करते हैं। आज जब उसी तारीख की चौथी बरसी है, हम इसे फिर याद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इसके एकमात्र जिंदा गुनाहगार को फांसी दी गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कसाब के साथ ही 26/11 का हिसाब खत्म हो गया? हमारा जवाब है नहीं, कसाब अब भी बाकी है, हिसाब अब भी बाकी है। जब तक जिंदा रहो मारते रहो, मारते रहो। जी हाँ, कुछ कसाब अब भी बाकी है और कुछ हिसाब भी बाकी है। भले हम कसाब को उसके किए की सजा देकर खुश हो रहे हों, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि अब भी 26/11 का असली आका इस देश की पुलिस और कानून की गिरफ्त से दूर है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस मौके पर इस हमले में मारे गए शहीदों के परिजनों का क्या कहना है। Anybody, for that matter, if a terrorist or somebody, if they are killing innocent people, that is the worst crime in the world. Innocent people, those who are unarmed and those who have not done any mistake, they cannot kill. A terrorist should understand that. When you are killing innocent people, you are losing your base. बिल्कुल, आज बहुत लंबे इंतजार के बाद एक न्याय मिला है। आज एक पूरे देशवासियों ने आज एक शहीदों को पूरी अच्छी आज सही श्रद्धांजलि दी है और सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और हमारे लॉ ने, हमारे कानून ने आज पूरे शहीदों का, शहीद परिवार का विश्वास बढ़ाया है। क्या इस तरह ये फांसी पहले ही फांसी हो जानी चाहिए थी कसाब को। चलो थोड़ा उसको टाइम दिया। जो भी हमारे हिंदुस्तान में जो भी नागरिक आता है उसके लिए कानून ने अच्छा समय दिया कि वो अपने जो आरोप है, झूठे हैं या सच्चे हैं, उनकी पुष्टि करें। हम हिंदुस्तानी बहुत ही जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं। हम उसे मुंबई का स्पिरिट बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि शहीद परिवार कभी 26/11 के आगे गए ही नहीं। हमारी जिंदगी वही 4 साल से हम वही एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कहीं पे जाकर हमें एक तरह की श्रद्धांजलि मिली है। इस मैसेकर के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो सारे पाकिस्तान में अभी बैठे हुए हैं। मास्टरमाइंड्स जो हैं, उन्हें जब तक सज़ा नहीं होती है तब तक ये आगे के लिए भी भारत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचते होंगे कि और बड़ा आतंकवादी हल्ला कैसे किया जाए। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट and the government has to be very careful about that. I am afraid that this should not be closure, because this is a new beginning, and we have to go to the root cause, and we have to
find out that why these 10 terrorists enter in our nation. How it possible? What about the security agencies? Integrity of security agencies at that time. तो कुछ हिसाब अभी बाकी है, कुछ कसाब अभी बाकी है। वाकई बात यही है कि क्या एक व्यक्ति को फांसी की सजा दे देने के बाद से देश में आतंकवाद क्या खत्म हो जाएगा? जब तक पाकिस्तान में छुपे उन तमाम लोगों को बेनकाब नहीं किया जाएगा जो आतंकवाद की जड़ पर हैं, तब तक आतंकवाद शायद इन दोनों देशों में, आतंकवाद से पाकिस्तान भी उतना ही आक्रांत है, उतना ही ज्यादा भयभीत है और उसके समाज में भी उतने ही ज्यादा परेशानियां हैं आतंकवाद को लेकर जितना हिंदुस्तानी समाज में। ये कहना बहुत आसान होता है, तुरंत में आसान होता है कि साहब पड़ोस की धरती से वो आतंकवादी आए और इस धरती को खराब करके चले गए। लेकिन यही बात वहां के बारे में भी कही जा सकती है कि उसी समाज में रहने वाले, उसी धरती पर रहने वाले कुछ लोग, कुछ दहशतगर्द जिन्हें शांति पसंद नहीं है, उन्होंने वहां भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। हमारे पास डिस्टिंग्विश्ड पैनल हैं, हम बात करेंगे इसी विषय पर कि क्या एक कसाब को फांसी दे देने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा और क्या आतंकवाद की जड़ में जो लोग हैं उसे बेनकाब करने के लिए भारत सरकार को और ज्यादा कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जनार्दन बाघमरे जी हैं, एनसीपी के सांसद हैं। हमारे साथ शकील अंसारी जी हैं, एनसीबीसी के सदस्य हैं, राजनीतिक नहीं हैं लेकिन राजनीति से साबका है। हमारे साथ वीरेंद्र कश्यप जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो हमारे ओबी वैन पर जुड़े हैं। और जेडी शीलम जी हैं जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी जुड़े हैं ओबी वैन पर। सबसे पहले हम स्टूडियो से अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शकील अंसारी साहब, क्या एक कसाब को फांसी दे देने से हम निश्चिंत हो जाएं कि आतंकवाद का खात्मा हो गया? सबसे पहले आज के दिन हम अपने उन तमाम शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और उससे देश, मुल्क एक नया सबक सीखा है। और आप जैसा सवाल कह रहे हैं वो सही है कि एक कसाब नहीं, एक कसाब को फांसी के फंदे पे पहुंचाने के लिए जो हमारी हुकूमत, हिंदुस्तान की सरकार ने कोशिश की, उससे हमारी जमहूरियत, हमारी अदलिया का इज़्ज़त पूरे दुनिया में बढ़ा है। हमने पूरा मौका दिया, हमने ट्रायल पूरी अच्छी तरह से करने के बाद, कुछ लोग कहते हैं कि इसे जल्दी होना चाहिए था, ठीक है जल्दी होना चाहिए था, लेकिन वो ज़बरदस्ती किसी दिन वो कसाब को तो उसी वक्त जिस वक्त पकड़ा गया था उस वक्त भी हमारे पुलिस के कोई अहलकार जो है गोली मार देते और मर गया होता वो जी। लेकिन उसके ज़िंदा रहने से जितनी गुत्थियाँ सुलझाई हमारी लोगों ने और उसके बाद उसको बहुत जल्द जो कानूनी तरीके से अदलिया ने फैसले दिए, उस फैसले पर अमल किया गया, उससे हमारी अदलिया का, हमारी जमहूरियत का, और हम समझते हैं कि जो टेररिज्म हमारे मुल्क में बाहर से हो, अंदर से हो, दोनों तरह के लोगों को एक मैसेज गया है कि सरकार अब सख्ती से निपटेगी, किसी को बख्शा नहीं जा सकता है। मुझे याद है 2008 का वो दिन, वो रात, जबकि आतंकवादी हमले के बाद तुरंत बाद सारे देश से ये आवाज़ उठ रही थी कि तुरंत पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए, तुरंत पाकिस्तान पर हवाई हमला कर देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने धैर्य बरता, संयम बरती और विवेक के साथ काम किया। ये तमाम चीज़ें नहीं की। उसके एवज में हमें मिला ये कि पूरे मुल्क में एक वातावरण बना कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए कानूनी रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए हमने विश्व पटल पर भी यही बात दिखाई और दूसरे तमाम देशों के बीच में यही बातें की। और शायद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोज भी इसी वजह से हुआ। क्या आप मानते हैं बाघमरे जी कि जो 2008 में आतंकी घटनाओं के बाद जो इस देश ने जो शिद्दत के साथ जिस काम को किया, उससे आतंकवाद के खिलाफ विश्व में हमारी लड़ाई और पुख्ता हुई है, तेज हुई है? मैं भी शुरू में जो शहीद हो चुके हैं जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
बहुत बहादुरी के साथ हमारे ऑफिसर लड़े और कसाब को पकड़ने में तुकाराम ओमले का बहुत बड़ा हाथ था जी। तो इन सभी जिन्होंने अपने पूरे प्राण खोए, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आपने मुझे सवाल पूछा है कि क्या हिंदुस्तान की ये सब जो भूमिका है वो अच्छी थी या नहीं। मैं ये कहूँगा कि भारत ने जिस संयम के साथ काम किया, जिस सब्र से उन्होंने काम लिया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसका एप्रिसिएशन दुनिया में हुआ है। कसाब को फांसी दी गई कानून के तहत, काफ़ी लंबा समय उसमें गया। लोग अधीर भी हो चुके थे कि जल्दी से जल्दी उसको फांसी देनी चाहिए, लेकिन बहुत ही संयम के साथ कानून के तहत सब कुछ हुआ। उसका एक अलग इम्प्रेशन, एक प्रभाव दुनिया पर हो चुका है। कसाब को फांसी देना ज़रूरी था, आवश्यक था। उसने जो कारनामे किए वो माफ़ करने जैसे नहीं थे जी। लेकिन मुझे ये भी साफ करना मैं चाहूँगा कि कसाब को फांसी देने से आतंकवाद खत्म होगा जल्दी, ऐसा नहीं है जी। उल्टा उसको बढ़ावा भी मिल सकता है। तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमें इसका अभी रिवेंज लेना चाहिए। उस मूड में शायद होंगे वो जी। लेकिन हमने एक संदेश दिया दुनिया को। भारत एक बनाना स्टेट है, सॉफ्ट स्टेट है, इस प्रकार का वर्णन किया जाता था। लेकिन बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हमारे लोगों ने काम किया। वास्तव में प्रणब मुखर्जी के प्रति भी हमें धन्यवाद व्यक्त करने की आवश्यकता है। गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया जी। और बहुत ही शांतता के साथ सीक्रेसी रख करके उन्होंने उनको फांसी दी। एक संदेश दुनिया में ज़रूर गया है। जी। हम चलेंगे वीरेंद्र कश्यप जी के पास। शिमला से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हम उनसे सीधे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पर। वीरेंद्र कश्यप जी, कसाब को फांसी हो गई, अब आगे क्या? क्या कसाब की मौत के बाद आतंकवाद का सफाया होगा यहाँ से? क्या कुछ लोगों को भय लगेगा कि अगर हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाएंगे वो भी पकड़े जाएंगे और उन्हें भी फांसी होगी? कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं सोचता हूं कि जो 4 वर्ष पहले ये वारदात घटी जी, और जो पाकिस्तान से ट्रेंड किए हुए जो आतंकवादी हिंदुस्तान आए, जिन्होंने लगभग 150 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया, और जिन्होंने कत्लेआम किया उसमें से वो ज़्यादातर मारे गए, पर कसाब जो है जिंदा बच गया जी। ये अपने आप में मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा लक्षण हमें प्राप्त हुआ। एक सबूत जो पाकिस्तानी ट्रेंड, खास करके कहना चाहता हूं, एक कसाब की बात नहीं थी, ये एक पाकिस्तान का वो षड्यंत्र जो हमारे देश के खिलाफ लगातार जो है वो करता रहता है, हमारे मुल्क के खिलाफ, यहाँ की शांति भंग करने के खिलाफ, यहाँ हमारी जनता के खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्र रचते रहते हैं पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी, जिसमें वहाँ की सरकार का भी कहूँगा कि परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कोई हाथ उनका रहता है। कसाब को पकड़कर फिर उसको जेल में बंद किया गया और फिर उसको पूरे प्रोसेस के माध्यम से, जो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ का कहता है जी कि कोई बेगुनाह मारा ना जाए, उसको पूरा समय दिया गया। और इन 4 वर्षों में विभिन्न प्रक्रियाओं के जो कानून की प्रक्रियाएं हैं उसको अडॉप्ट किया गया और उसको भी पूरा समय दिया गया। और जब राष्ट्रपति तक वो याचिका उनकी पहुंची कि मुझे माफ़ किया जाए, वो नहीं हुआ और उसको फांसी दे दी गई जी। ये अपने आप में पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए
कि हम कितना भी षड्यंत्र रचें, आतंकवादियों को हम जितना मर्जी यहाँ से वहाँ उनकी धरती से ट्रेंड करके हिंदुस्तान भेजेंगे, उसका जवाब यही होगा, उसका हश्र यही होगा जी। परंतु मुझे ये कहना है कि कसाब वो एक मजबूर नौजवान और इसी प्रकार के ना जाने कितने सैकड़ों हजारों नौजवानों को वहाँ के जो गुर्बत में रह रहे पाकिस्तान के नौजवान, उनको गुमराह किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा और उनको फिर इस प्रकार के कासाब बनाकर जो है हिंदुस्तान भेजा जाता है। और यहाँ के आम आदमी जो बेगुनाह लोग हैं, सड़कों पर चलते फिरते हमारे हिंदुस्तान के लोग और यहाँ की के लिए जो है इस प्रकार का षड्यंत्र रच के करते हैं, वो आतंकवाद इस तरह से मैं सोचता हूँ कि समाप्त तो नहीं होगा। एक कसाब को फांसी देने से आतंकवाद समाप्त होगा ऐसा मैं नहीं मानता जी। परंतु पाकिस्तान को ये जरूर चाहिए कि हमारे रिश्ते जो है वो अगर ठीक हो, मजबूत रिश्ते हों, तो उसके लिए इस प्रकार के जो ये षड्यंत्र हैं उनको समाप्त करना पड़ेगा और उनको पीछे 1947 वीरेंद्र कश्यप जी, षड्यंत्रों को समाप्त करना होगा। हम समझ गए आपकी भावनाओं को और आप आगे क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक रिश्ता पनपना चाहिए, रिश्ता पनपा है लेकिन वो मजबूत होना चाहिए। हमारे साथ जेडी शीलम है। जेडी शीलम कांग्रेस के सांसद हैं। हम जेडी शीलम से पूछते हैं ठीक यही सवाल कि क्या कसाब को हैंडल करने में, कसाब को फांसी के फंदे तक ले जाने में जो वक्त लगा, 4 साल का वक्त लगा, ये वक्त ज्यादा लगा या आप इससे संतुष्ट हैं कि कानूनी प्रक्रिया जरूरी थी और कानूनी प्रक्रिया के तहत 4 साल का वक्त बिल्कुल सही था? जेडी शीलम साहब। आपका प्रश्न है, समय दिया गया, मैंने जी। शीलम साहब, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हमारा ऑडियो कनेक्शन बिल्कुल ठीक से एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। 26 नवंबर 2008 की उस तारीख को याद करते हुए हम आज भी क्रोध से उबल पड़ते हैं। हमारी मुट्ठियां भिज जाती हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। वजह ये कि इसका दर्द अब भी हमें सालता है। भले ही उन धमाकों की गूंज 2 दिन के बाद खामोश हो गई, लेकिन उसकी टीस अब भी उठती है। 26/11 की ये तस्वीरें अब भी आपके जहन में जिंदा होंगी, जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ऐसा कहर बरपाया कि पूरा देश एक बारगी सहम गया। ताज होटल से निकलता आग और धुएं का ये गुबार अब भी उस खौफनाक याद को ताजा कर देते हैं। आज उस बात को 4 साल हो गए हैं। घावों पर वक्त का मरहम चढ़ने लगा है, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन पीछे मुड़कर देखो तो यादों की गठरी में बंद कुछ आहें और कई टीसें अब भी ज्यों की त्यों हैं। Has been hanged. I'm satisfied with the action, but still whatever vacuum is there in my life, it will never get filled. And today, even though I don't feel secure in this nation. 26/11 की खौफनाक यादें सिर्फ मुंबई तक ही कैद नहीं, इसके सिरे में पूरा देश गुंथा हुआ है। मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर देहरादून में ये शहीद गजेंद्र का परिवार है। गजेंद्र उस दिन आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। 26/11 को महज एक तारीख मानकर भले हम और आप रस्म अदायगी करते हों, लेकिन इस माँ की आंखों के कोर हर रोज हर वक्त ऐसे ही भीगे रहते हैं। इनके लिए समझना मुश्किल है कि उम्र ज्यादा लंबी हो गई है या जवान बेटे की मौत का दुख ज्यादा बड़ा है। तो याद आती है माता जी? याद आती है अपने बेटे की, बेटा शहीद मेजर संदीप के जरिए 26/11 के दर्द का एक सिरा केरल से भी जुड़ता है। उस रोज होटल ताज पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में कमांडो अभियान की कमान इसी जांबाज के हाथ में थी। अपने साथियों को पीछे रहने का आदेश देकर संदीप अकेले आतंकियों से जा भिड़े। उस वक्त वो महज 30 साल के थे। आज उम्र की ढलान पर पहुंच चुके उनके पिता ने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी।
Sandeep Dutt, I don't regret in such a way that he was doing his duty, and people were telling that you have given your son to your country, this country or something like that. I have not given. He was doing his duty, and he has done it with much proud, and the way in which he has done, see, it stuns me also. How can a person do that? So that's it. अभी अभी देश के न्यायालय और कानून की जद में किसी कसाब के किए का हिसाब हुआ है, लेकिन क्या इतने भर से हम निश्चिंत हो सकते हैं? क्या इतना करके हम बेफिक्र रह सकते हैं? क्या उस रिश्ते घाव पर इतना मरहम काफी है? क्या मुंबई का इंसाफ हो चुका है? जी नहीं, कुछ कसाब अब भी बाकी हैं, कुछ हिसाब अभी भी बाकी है। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो कुछ हिसाब अब भी बाकी है। हम वापस चलते हैं जेडी शीलम साहब के पास। जेडी शीलम साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे, उस समय ऑडियो में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस थी, प्रॉब्लम था ऑडियो में। हम उनके पास वापस चलते हैं और अपने उनकी जो भी बातें हैं उस बात के बीच में सिर्फ एक बात का उत्तर हम चाहेंगे, क्या कसाब के हिसाब हो जाने से आतंकवाद का भी हिसाब हो गया? जेडी शीलम साहब। उदय जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शकील जी और वीरेंद्र जी नमस्कार। मैं अभी सुन रहा हूं जो उन्नी कृष्णन जी ने कहा और उनका वो जो निधन हो गया, विनीता जी ने, उनका संबंधी विनीता जी ने और कविता जी ने जो कहा जी, हमको ये देखे ये वीरों को देख के गर्व होता है। अभी कसाब का उसका हो गया, लेकिन जो विचारधारा को हम खत्म करना है इस मुल्क से। हमको चाहिए विकास। हम दोनों मुल्क, कुछ भी मुल्क हो, पाकिस्तान का बात उठाया वीरेंद्र जी ने, कोई भी देश हो, ये विचारधारा से हम मुक्त होना है। तभी भी हमको ये विकास के ओर हम दोनों मुल्क, अभी गरीबी बहुत है और इतना पैसा खर्च कर रहा है, वो ट्रेनिंग दे रहा है, वो ये बंद करना चाहिए था। हमारा मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय ने बहुत सारे मुद्दा इनको लेके बातचीत हो रहा है। मुझे प्रयास अच्छे ढंग से हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं। माननीय विदेश मंत्री और होम मंत्री मिलके इस मामला को आगे लेके, कभी भी इस तरह घटना नहीं होना चाहिए था। और जो भी हुआ, आपने बोला 4 साल लगा, मैं समझता हूं जिस प्रक्रिया इतना तेज गति में लेके गए, क्योंकि कानून का स्थिति यह है, कोई अभी आज पूरा देश से हमारा भारत को प्रशंसा मिल रहा है। ये फंडामेंटल राइट हो, उनका जो अधिकार है वो भी दिया गया, जो लीगल एड भी दिया गया, लेकिन जो होना है ठीक ढंग से हुआ। थोड़ा देर भी हो, अच्छी उनका सबक सिखाया और उनको मौत दिला दिया। हम कंग्रेचुलेट करते हैं सरकार का अधिकारियों को और जो सरकार को इतना ठीक ढंग से इस प्रक्रिया को पूरा जी किया। शीलम साहब बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ हम इस विचारधारा को खत्म करना है, तभी हमको विचारधारा को खत्म करना है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन विचारधारा कैसे खत्म हो, सवाल इसी बात का है। खास करके पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जबकि वहां का शासन प्रशासन बिल्कुल 3 खंडों में बटा हुआ हो, जबकि जमहूरियत होते हुए भी वहां की सरकार, वहां के आर्मी और ISI के अधीन काम करती हुई सी लगती है। वो काम हो सकता है कि काम अधीन में नहीं करती, लेकिन ISI ऐसा लगता है जैसे पूरे पाकिस्तान को उसने अपने चंगुल में गिरफ्त कर रखा है। तो हम चलेंगे बाघमारे साहब के पास। बाघमारे साहब, सवाल यही उठ रहा है कि इस विचारधारा को खत्म करना चाहिए। विचारधारा को कैसे खत्म किया जा सकता है जब तक इसके ठीक पैरेलल दूसरी विचारधारा उनके जहन में नहीं आए? जबकि सीधे अगर बात हो रही हो कि हम बदला ले रहे हैं, हम वहां पर ये फैला रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं और एक दूसरे देश को बिल्कुल बर्बाद करने की योजना हो, तो ये विचारधारा से लड़ाई हम कैसे लड़ें? हमें ये सोचना चाहिए कि इस विचारधारा को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए। वास्तव में इसके पीछे एक विचारधारा ज़रूर है जी,
इसके पीछे धर्मांधता है, जिहाद का नाम लिया जाता है। जी, ये लोग गुमराह हो चुके हैं। तो हमें ये बताना चाहिए कि जिहाद का अर्थ ये नहीं है। धर्मांधता और धर्म के प्रति प्रेम, इसमें बहुत फर्क है। इसलिए ये लड़ाई विचारों के स्तर पर भी होनी चाहिए जी। और हमारे देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाई इंटेलेक्चुअल्स, उनको अब ये लोगों को बताना चाहिए कि धर्म हमारा ये कहता नहीं, जिहाद का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। जिहाद का अर्थ जो निष्पाप लोग हैं उनको मारने का उसका अर्थ नहीं हो सकता। तो एक बहुत लंबी लड़ाई है और पाकिस्तान में उसके साथ ही साथ डेमोक्रेसी प्रबल होने की आवश्यकता है जी। वहाँ का जनतंत्र बहुत कमज़ोर है। जैसा अभी आपने कहा कि आईएसआई के इसमें क्लच में ये सब लोग हैं, वहाँ पर की जो डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, वो पनप नहीं रहा है जी। तो एक तरफ जनतंत्र को मजबूत करने की कोशिश वहाँ पर होनी चाहिए। दुनिया को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान को अब विकास की तरफ जाने की आवश्यकता है जी। जब तक विकास नहीं होगा तब तक पाकिस्तान भी एक पुख्ता राष्ट्र नहीं बन सकता जी। ये इस स्तर पर भी जी। एक तरफ विचारों के स्तर पर कि विचारों का मुकाबला हमें करना चाहिए, उसके प्रति हमें बहुत सजग होकर काम करने की आवश्यकता है। मानवता यही धर्म होता है। अगर मानवता यही सभी का धर्म है तो सबको इस चीज़ को मानना जरूरी है। तो इसलिए हमारी लड़ाई विचारों के स्तर पर है जी। जनतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए जी। और जनतंत्र विकसित होने के बाद ही पाकिस्तान का विकास हो सकता है, ये उनके जहन में आना चाहिए जी। मैं समझता हूँ कुछ लोगों के जहन में ज़रूर ये आ चुका है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। आतंकवाद की पूरी जड़ पाकिस्तान में है, ये सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है, हमको मालूम है। आतंकवाद की गंगोत्री वहाँ पर है, तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान देना ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ आतंकवाद की लड़ाई केवल हिंदुस्तान ही नहीं लड़ेगा, आतंकवाद की लड़ाई सभी देशों को, ये पूरे विश्व को लड़ना है, पूरे विश्व को। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हम शकील साहब के पास चलेंगे। शकील साहब, विचारधारा आखिर कैसे, विचारधारा के खिलाफ ये कैसे लड़ाई लड़ी जाए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार पाकिस्तान गया और आया हूं और हर बार वहां के लोगों से जो भी मेरी बातचीत हुई है, ऐसा लगता है जैसे हमारे कॉलेज के दिनों में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो 4, 5, 10 लड़के बहुत हद से हद वही बदमाश होते थे, वही लठैती करते थे, वही गुम्मेबाजी करते थे और वही बंदूक छोड़ते थे, लेकिन सारा कॉलेज बदनाम होता था। क्या ऐसी ही कुछ घटना पाकिस्तान में नहीं हो रही है? अधिकांश लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ ये शेयर करते हैं कि आप तो कम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, न सिर्फ आतंकवाद बल्कि उसके साथ साथ सेना के साथ भी हमारी लड़ाई है। कैसे इस विचारधारा को खत्म करने की पहल हो? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो आपने खुद पाकिस्तान गए हैं, मैं तो कभी गया नहीं हूँ जी, लेकिन पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनसे विचार विमर्श होता है और जो हमारे लोग जाते हैं वो जाके आके जो बताते हैं, तो स्पष्ट ये बात तो सीधी है कि वहाँ की जनता और हमारी जनता, दोनों जनता अमन और शांति से रहना चाहती है। और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं आज हो रहा है कि वो महाजिर लोग जो हिंदुस्तान छोड़ के देश के बंटवारा के बाद पाकिस्तान चले गए थे, आज वो जब आते हैं और हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान में जो उन्नति अपने भाइयों की, जो अपने परिवार के लोगों की देखते हैं, तो उनके आंख से आंसू छलकते हैं कि हिंदुस्तान में असल तरीके से डेमोक्रेसी भी है और डेवलपमेंट भी है और तरक्की भी है। लेकिन पाकिस्तान में ये सब नहीं है। जो गए भी लोग वो आज तक महाजिर हैं। दूसरी बात थी ये कि मानवता की बात,
तो मानवता का धर्म एक, समझिए कि वो शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक इशारिया शब्द है जी। असली बात तो है कि आप बता दीजिए कि मानवता के धर्म के पालन की क्या जरूरत पड़ गई। कौन हिंदू धर्म, कौन मुस्लिम धर्म, कौन सिख धर्म, ईसाई धर्म एक दूसरे का सर कलम करने को कहता है। कोई धर्म हम नहीं समझते हैं कि ये पैगाम देता है। तो ये हम समझते हैं कि मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक सारे ये धर्म हैं जी। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कमी ये है कि कोई अपने धर्म पे सही रूप से चलता नहीं है, अमल नहीं करता है और धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है जी। अब जैसा अभी हमारे भाई कह रहे थे कि मुस्लिम लोगों को ये बात कहनी चाहिए, मैं इनसे पूछता हूं कि किसी मुसलमान जिम्मेदार आदमी से आपने सुना कि वो टेररिज्म का सपोर्ट कर रहा हो? किसी हिंदुस्तान के ऐसे उल्मा का, ऐसे लीडर का कहा आपने सुना कि जो कहता हो कि ये सही है? सबने कंडेम्ड किया है और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से हम हिंदू धर्म का भी मुताला किया है, उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है जी। तो हम लोग मानव रक्षा की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, वो सब इन धर्मों में मौजूद है। तो हमको लगता है कि हमको अपने धर्म का सही रूप से पालन करना चाहिए जी। दूसरी बात पैदा ये होती है कि पाकिस्तान का ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, इतिहास का एक अंग है, हिस्सा है कि देश का बंटवारा हुआ और आज जैसा आपने कहा वहां की सरकार मजबूर है, कहेगी कुछ कर नहीं पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि उनकी सरकार, जैसा आपने कहा, सेना का एक दबाव है, एक आईएसआई है और ये लोगों की गठजोड़ शक्ति, उनके प्रदर्शन उसी वक्त हो सकता है जब नफरत की आग ये फैलाते रहें। तो ये कमी है। तो हमारी सरकार बड़ा पॉजिटिव तरीके से ये काम कर रही है कि इन परिस्थितियों को भी मुकाबला करने के लिए ये दोनों देश अगर करीब आएंगे, डेमोक्रेसी दोनों जगह स्थापित होगी, मानवता की बात दोनों जगह तभी हो सकेगी जब ये शक्तियां कमजोर होंगी। और इसके लिए साहब हमारे पास समय की बंदी है, हम एक कमर्शियल ब्रेक लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, जल्द वापस लौटेंगे। हमारे साथ दोनों दूसरे मेहमान भी हमारे जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे ब्रेक से लौटने के बाद। हमारे एक और पत्रकार साथी वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फजल इमाम मलिक साहब। फजल इमाम मलिक साहब से भी हम बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। जब तक जिंदा रहो मारते रहो, मारते रहो। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सत्ता दे गलियारां दी जोड़ तोड़, कूटनीति दे दाਅ पेच, कौन कर रहा धर्म अते नैतिकता का प्रचार, समाजिक बुराइयां खिलाफ कौन कर रहा आवाज बुलंद, कितने पैर पसार रहा जुर्म। पंजाब के हरेक पहलू ते होवेगी नजर, जरिया है पंजाबी खबरां। हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पे।
था जब तक जिंदा रहो मारते रहो। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे डिस्टिंग्विश्ड मेहमान स्टूडियो में और ओबी पर जुड़े हुए हैं और आइए अब देखते हैं कि 26/11 के हमले के फौरन बाद घायल हुए कसाब ने कैसे इस पूरे हमले की योजना और इस नापाक साजिश का खुलासा किया था, जिसने पाकिस्तान का स्याह चेहरा सारी दुनिया के सामने उजागर किया और आखिरकार इसी आधार पर इस देश के न्यायालय ने उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का भी आदेश दिया। जो काम किया, आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे, तो मैंने कहा नहीं यार भागो, मैं ये नहीं बर्दाश्त करता, मैं अच्छा नहीं लगता है। हाँ। मैंने कहा भागो यार, मैं नहीं रह सकता इधर। नहीं ठीक है, लेकिन अभी ये जो कितना शूट किया तुमने? पता नहीं। कितने गोलियां उड़ाया? पता नहीं, दो ढाई मैगजीन था। हाँ। ढाई मैगजीन में कितने लोगों को मारा? पता नहीं, बस ऐसे चलाते रहे, बस चलाते रहे। किसको मारने के लिए बताया था? हाँ? किसको मारने के लिए बताया था? लोगों को यानी कि स्पेसिफिक ऐसा किसका नाम बताया था क्या? नहीं। इसको ही मारो, इधर जाओ, ऐसा करो? नहीं। अच्छा, कौन दिखाता था इधर जाने का बोल के? अभी ये आज कितने बजे तक काम करने वाले थे? आज? हाँ। नहीं, वो बोलता था जब तक जिंदा रहो मारते रहो कुत्ते। ऐसा बोलता था? हम इंसान है यार। अरे कितने लोग आए थे? हम तो दो का तो पता है, और भी थे, लेकिन वो ना हमारी आंखों पे पट्टी था। अच्छा, कितने हमको दो को लेना उतार दिया बस। अच्छा, कितने लोग थे वो? बाकी का पता नहीं। क्यों? ये तो बताना पड़ेगा ना तुमको यार। अभी तुमको दो भैया नहीं पता, मैं कैसे बताऊं? जब पट्टी बांधते हैं ना, हाँ, कहते हैं राज होता है कोई, हाँ, तो राज एक दूसरे को नहीं बताते। ये ऐसे लोग होते हैं। तो आंखों पे पट्टी बांध दिया हम दोनों के। हमने देखा सिर्फ जब हमको उधर उस लाश में बिठा रहे थे ना, इंडिया वाली की। कहाँ पे लाश में बिठाया? जिधर इंडिया और पाकिस्तान की लाशें मिक्स होती है। अच्छा, उधर। अच्छा, वो लॉन्च इंडिया की थी? हाँ। अच्छा, लाने वाले इंडियन ही थे क्या? हाँ, वो थी। क्या नाम उनका था जो इंडियन लाने वाले थे? नहीं जानते। और इधर कौन इंडिया का था कि जो इसमें सपोर्ट कर रहा है आपको? पता नहीं पहचान। अभी रहने का, खाने का वगैरह वगैरह पता नहीं। उनका ऐसा कौन बताएगा वो? नहीं, देखो तुम तो परफेक्ट ट्रेनिंग लिया है, तुम तो अभी ये सब कुछ करने के बाद मरने वाले ही हो। बराबर है कि नहीं? यानी कि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा लिया है तुम लोगों ने, बराबर है? जिहाद करने को आए हैं ना तुम लोग, है कि नहीं? क्या जिहाद है साहब? नहीं, अभी जो ओके ठीक है, रोने से कुछ फायदा नहीं, जो भी कुछ है सही बताना है, बराबर है कि नहीं? कैसा समझो? देखो, हाँ वही, अभी कैसा रोकर कुछ फायदा है क्या? अभी अगर सही बताएगा तो अभी किसकी जो जाने वाले गरीब लोगों की, वो तो जाने, तुम्हारे जैसे लोग मर गए ना अभी, है ना? तुम्हारे जैसे ही इधर जो इंडिया में जो गरीब लोग रहते थे, मुझे नहीं माफ करेगा। अभी ये कैसा तुम्हारे को पहले मालूम होना जरूरी था ना? कितने दिन से कहाँ पे ऐसा ऑपरेशन किया है तुम लोगों ने? पहले थी नहीं, इसके पहले किधर किया है? किधर भी नहीं किया। हाँ? पहले किधर भी नहीं किया। हाँ? एक बार ही करता है बस, वो कहता है बस मर जाओ। हाँ? एक बार ही। अच्छा, शूट आउट करो और मर जाओ। अच्छा, तुम यानी कि इधर ही मरने वाला था, तुमको मालूम था? अभी तो ये कसाब कन्फेशन कर रहा था, कसाब का स्वीकारोक्ति था, जिसमें कसाब को ऐसा लग रहा है कि बाद में उसको कुछ अफसोस हो रहा था। और कसाब की स्वीकारोक्ति में ये पूरी स्वीकारोक्ति हमने सुनी है। और एक जगह है, बहुत ही गरीब परिवार का कसाब था, उसके बाप लाहौर में दही भल्ले बेचते थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये आतंकवाद के शिकार वही होते हैं जो बहुत गरीब गुरबा है, जो जिसे पैसे की ज़रूरत है, और जो दहशतगर्द जो लोग, वैसे लोग हैं जो उसकी तिजारत करते हैं, जो उसका व्यापार करते हैं, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और उनके जहन में इस तरीके की बातें डालते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं वीरेंद्र कश्यप जी के पास। वीरेंद्र जी, ये आपने कसाब का कन्फेशनल स्टेटमेंट भी सुना होगा,
और हम इसके पहले जाने के पहले ब्रेक पर जाने के पहले हम जो चर्चा कर रहे थे कि विचारधारा से लड़ाई कैसे लड़ी जाए। आप क्या सोचते हैं, कसाब जो है, क्या कसाब वाकई कल्प्रिट इसमें था, या वो तमाम लोग जो कि दहशतगर्दी की तिजारत करते थे वो लोग इसमें दोषी हैं, और अगर हैं तो कैसे उनसे लड़ाई लड़ी जाए? वीरेंद्र कश्यप जी। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ये विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई तो उनकी जो पर्दे के पीछे जो लड़ रहे हैं, परंतु इस तरह के कसाब जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि गरीब लोगों को उनको जो है वो इस तरह से तैयार किया जाता है पैसे के बलबूते पर, या उनको बहुत से सुहावने सपने दिखाकर जो है जी इन लोगों को तैयार करके फिर, यानी जैसे कसाब ने कहा कि मुझे कोई मालूम नहीं है, मुझे इतना कहा गया है कि मारो, बस किसको मारो ये कोई पता नहीं जी। तो इसी तरह के जो आतंकवाद को यानी बढ़ावा देने वाले और उनका एक अपना एक सेट आइडियोलॉजी है कि जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो इसी तरह के लोगों को तैयार किया जाता है जी। उसमें कई सैकड़ों हजारों कसाब तैयार हो रहे हैं सरहद पार, और उनको इस तरीके से ट्रेनिंग देके जो है इधर भेजा जाता है जी। तो हमारा तो एक ही मानना है कि ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान शांति और अहिंसा का हमेशा से लेकर पुजारी रहा है। उन्होंने कभी भी हिंसा को हिंसा से नहीं लड़ा जी। और हमारे जो अग्रज रहे, हमारे नेता रहे हैं, उन्होंने भी देश में और विश्व में शांति का जो है पाठ पढ़ाया है। हमारे चाहे वो धार्मिक जो हमारे रहे हैं अग्रणी या हमारे राजनीतिक लोग रहे हैं, उन सब ने एक ही बात कही है कि सत्य, अहिंसा और जो यानी शांति से जो है वो काम लिया जा सकता है, वो एक लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट्स रहते हैं जी। तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, खास करके इस प्रकार के दहशतगर्द नौजवान जो आज सरहद पार भी हैं पाकिस्तान में, जिनको तैयार किया जा रहा है, उनको थोड़ा कसाब के इस तरह से जो कन्फेशन करने के बाद और उन कसाब के अंतिम जो शब्द रहे हैं वो हम अखबारों में पढ़ रहे थे कि उसने कहा कि खुदा करे कि इस तरह का काम किसी से न ले और कभी वो ऐसा काम ना करे जी। तो वो इस चीज को उसको एहसास हो गया जी। और उनको भी होना चाहिए जो इस तरह के वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं कि अंततः हमारा जो अंत है वो यही होगा, ना तो वो पैसा मिलेगा, ना उनके लिए जो सुहावने सपने दिखाए गए हैं ना वो पूरे होंगे, पर ये तो इतना ही है कि जो पर्दे के पीछे जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं बस उनका तो काम हो गया जी। पर भारत जो है एक बड़ा विशाल देश है और हम कभी भी हमारा जो इतिहास रहा है भारत के लोगों का, हम सब भारतीयों का, वो शांति से रहना चाहते हैं और हम ये भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, आम जनता पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की आम जनता वो भाईचारे में रहना चाहती है, परंतु कुछ वहाँ की राजनीतिक जी बिल्कुल वीरेंद्र कश्यप जी, खून कोई नहीं बहाना चाहता और दोनों मुल्कों में लोग शांति के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस में ही विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को। हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत नेक ख्याल हैं और इन तमाम चीज़ों पर उनकी अपनी पकड़ है। फजल इमाम साहब, हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, एक तो ये कि इस विचारधारा से कैसे लड़ाई लड़ी जाए, दूसरी बात हम ये कर रहे थे कि जो गरीब लड़के हैं जिन्हें ये व्यापारीगण, ये जो आतंकवाद के व्यापारी हैं, ये उसे उठाते हैं और उनकी तिजारत करते हैं, इसको कैसे रोका जाए? फजल इमाम साहब संक्षेप में। जी उदय जी, मैं विचारधारा की बात बहुत देर से सुन रहा था, पाकिस्तान की बात बार बार हो रही थी, मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ जी। राजनीतिक विचारधारा यहाँ तरह तरह से बदलते रहते हैं और यहाँ दो तरह के कानून लगता है कि चलते हैं, एक कानून जो मुसलमानों के लिए और एक कानून जो हिंदुओं के लिए। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका मैं मिसाल देंगे, भाजपा के सांसद हमारे कश्यप साहब बहुत बड़ी अच्छी बातें बोल रहे थे, मैं उनकी कई बातों से असहमत भी हूँ और कुछ सहमत भी। जी। पंजाब सरकार भिंडरावाला की याद में पुस्तकालय खोलती है, कोई राजनीतिक दल उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है।
भिंडावाला एक आतंकवादी थे, दहशतगर्द थे, इसमें किसी को कोई तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन एक फजल इमाम मलिक अगर ओबामा जिंदाबाद इस देश में बोलेगा तो उसे तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। वहाँ शहीदों की याद में स्मारक बनाया जा रहा है, न केंद्र सरकार उस पर कोई आपत्ति कर रही है, न पंजाब सरकार पंजाब सरकार तो बना ही रही है, और वहाँ सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी उनका साथ दे रही है। तो इस देश में दो तरह का कानून चल रहा है, एक कानून जो मुसलमानों के लिए है और एक कानून जो हिंदुओं के लिए है, और मुसलमानों को कई मामलों में टारगेट किया जा रहा है। तो जब तक मुसलमानों को उनको एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मुसलमान जब आरक्षण की बात करता है, इस तरह की किसी तरह की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी या कुछ दूसरे दल तुष्टीकरण की बात कर देते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ गुर्जर आंदोलन करते हैं। दूसरे वीरेंद्र जी आपसे आग्रह है कि आप पहले सुन लें फिर जवाब दें। मुझे सुन लीजिए पहले, वीरेंद्र जी आपसे आग्रह है कि पहले आप सुन लें, उसके बाद हम आपके पास आएंगे और आप सुन लीजिए पहले, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। जी 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 फजल साहब बोलिए आप। मैं ये कह रहा था कि मुसलमान अगर कुछ आरक्षण की बात करता है तो उसे लेके भाजपा जो है वो तुष्टीकरण का नारा उछालती है, लेकिन यहाँ गुर्जर आरक्षण तो गुर्जर आंदोलन होता है और हफ्तों महीनों ट्रैक जाम हो जाती है, एक तरह से एक राज्य ठप हो जाता है, और उसको जब हक दिया जाता है तो वो तुष्टीकरण नहीं होता है। तो तुष्टीकरण हर जगह हो रहा है। खास के मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों को खास के जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इस देश में टारगेट हो रहे हैं। हाँ, ये और मैं दूसरी बात में बहुत शिद्दत के साथ और ईमानदारी से कहता हूँ कि इस देश के में जितने सेकुलर लोग हैं वो कहीं दूसरी जगह नहीं है। जी जी बिल्कुल फजल इमाम साहब, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। हम इस पे जनार्दन बाघमरे जी के कमेंट चाहेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदुओं के लिए कानून अलग है, मुसलमानों के लिए कानून अलग है? कानून तो खैर अलग नहीं है, हम सब जानते हैं, ट्रीटमेंट अलग है। क्या उनको ट्रीटमेंट अलग है, हिंदुओं को ट्रीटमेंट अलग है, जो कि फजल इमाम मलिक साहब कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं? मैं इस चीज से मैं सहमत हूँ जी। कानून तो हमारा एक ही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने कानून बन चुके हैं वो सबके लिए एक है जी। पर्सनल लॉ अलग है, लेकिन पर्सनल लॉ कोई गलत काम नहीं करता, उनके वो फेथ पर आधारित है वो, लेकिन ट्रीटमेंट अलग होती है जी। चाहे वो बिल्कुल सरफेस पर अलग दिखाई नहीं देती, लेकिन ट्रीटमेंट अलग होती है। मानसिकता है अलग अलग ट्रीट करने की, प्रकार की मानसिकता जी। और ये कई सदियों से बनी हुई मानसिकता है, वो चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो जी। इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है जी। और इस मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मानसिकता बदलना बहुत हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं एजुकेशन की फील्ड में रहा हुआ व्यक्ति हूँ, हम ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करने की हमारे पास कोई पूंजी नहीं जी। अभी भाई साहब ने ये कहा जी, हम चलते हैं जेडी शीलम के पास। बहुत देर से जेडी शीलम साहब चुप बैठे हैं। जेडी शीलम साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, यहाँ फजल इमाम मलिक साहब ने कहा कि इस देश में कानून तो एक है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग है, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। क्या आप सहमत हैं? उदय जी, मैं फजल साहब का मैं खास तौर के ये मुसलमान का साइकी है, साइकोलॉजिकल जी, इस देश में मैं भी बहुत 40 साल से देख रहा हूँ। जब तक आप एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ेगा, एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन, ये अलग होने का एक परिकल्पना मन में, इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल। ये क्या है, हम उनको ज्यादा कोई भी मुसलमान, अभी उन्होंने फजल साहब ने गुजर का बात किया और मुसलमान का बात किया, ये दोनों अलग है। ये एक रिलीजियस ग्रुप है, एक पिछड़ी वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस है। सिमिलरली हम ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नहीं, कंफ्यूजन नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि तुष्टीकरण, आप एक जात को आरक्षण देते हैं वो तुष्टीकरण नहीं होता, लेकिन मुसलमानों को अगर कुछ होता है तो वो तुष्टीकरण का सवाल हो जाता है। फजल भाई, मुझे खत्म करने दो। फजल भाई, मुझे खत्म करने दो। जी जी जी। इस देश में आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं है। आपको भी मालूम है, इस देश में मुसलमान
बहुत सारे वर्ष राज्य किए हैं, लेकिन अस्पृश्यता को निकालने के लिए ज्यादा काम नहीं किए। और ब्रिटिश लोगों में भी वो इंग्लिश वाले भी इधर 200 साल काम किए हैं, लेकिन अस्पृश्यता, इस असमानता, आर्थिक और सामाजिक असमानता पे ज्यादा दृष्टि नहीं दिया पाया। नहीं दिया जी। शीलम साहब, समय की आजाद भारत में ही बंदिश है हमारे साथ। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मुसलमान को हम एजुकेशन देना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, जॉब्स में हिस्सा मिलना चाहिए, तभी इस फीलिंग दूर हो जाएगा। हम बातचीत बंद करके, कानून एक ही है सबको। मुझे मालूम है कोई परिकल्पना है, मुझे लगता है जेडी शीलम साहब की इस सवाल का जवाब देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति शकील अंसारी साहब हैं, जो कि एनसीबीसी के सदस्य हैं। शकील अंसारी साहब, आपने सुना फजल इमाम मलिक साहब ने कहा कि 2 तरीके की ट्रीटमेंट है और दोनों तरीके के जो विकास के जो पैरामीटर हैं वो अलग अलग हैं। ये कैसे आप देखते हैं इसको? वहीं पर जेडी शीलम साहब ने ये कहा कि आर्थिक और सामाजिक विषमता है, इसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन फजल इमाम मलिक का अपनी जगह पे सवाल अभी भी खड़ा है कि क्या 2 प्रकार के ट्रीटमेंट हैं? शकील अंसारी साहब, देखिए, ये तो एक जिस तरह से शीलम साहब एक्सप्लेन कर रहे थे जी, उसको मैं भी सोशलॉजी और साइकोलॉजी का छात्र रहा हूँ कि माइनॉरिटी साइकोसिस भी होती है एक जी। ये बहुत बड़ी चीज़ है माइनॉरिटी साइकोसिस। तो वो उसका शिकार तो हम हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के लोग हैं, इसलिए कि हमारे पास तालीम कम है, इक़्तिसादियात कम है, उसके बाद कम्युनल्स राइट्स जो होते हैं और उसके नतीजे में जो इकोनॉमी डेवलप्ड होती है वो ख़त्म हो जाती है। एक दूसरी बात ये है कि इस मुल्क की सियासत अलग अलग है। एक पार्टी की सियासत जो है वो कम्युनल बेस पर है। अब वो कम्युनल बेस पर हम फजल इमाम साहब किसी चीज़ से शिकायत कर रहे होंगे, सही है, लेकिन उसको हम जनरलाइज कानून के माध्यम से नहीं कर सकते। कानून इस मुल्क का एक है। लेकिन ये बात सही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जहां उसने बताया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने, कि माइनॉरिटीज़ का, अल्पसंख्यक की स्थिति यहाँ पर जो ख़ास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की, दलित भाइयों से भी बहुत पीछे हो गई है। उसके बाद तो हमारे बीजेपी के लोगों को शर्म भी करनी चाहिए और फिर अपने नारों को बदलना चाहिए। जब कोई भी पार्टी की सरकार अगर माइनॉरिटीज शब्द का इस्तेमाल करके उनके बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, अल्पसंख्यक भी शहरी हैं, तो उनके लिए अगर कुछ करता है तो ये एक शब्दों का इस्तेमाल जो है तुष्टीकरण किया जा रहा है, सॉफ्ट मुसलमानों को खुश करने की बात की जा रही है। ये सब जो करके एक पॉलिटिकल रूप दिया जाता है, कम्युनल वोट के लिए हासिल करने के लिए जो एक घटना है, तो इसमें ये बातें बड़ी स्थापित रूप से दोनों समाज में बन रही है अलग, जो देश के हित में नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल्स, हम सब की ड्यूटी है कि इस बात को खत्म करना चाहिए और देश को इन बातों से उभरना चाहिए। कम्युनलिज्म पर चुनाव नहीं, डेवलपमेंट पर चुनाव होना चाहिए। पिछले दिनों जो देश के अंदर जिन घटनाओं को नाम लेके चुनाव लड़के कोई पार्टी 2 सीट से आगे बढ़ी है, उनको अभी इस बात को छोड़ना चाहिए। समय की तंगी है। बस 1 मिनट में हम अपनी 1 सेकंड में अपनी बात खत्म किया कि इस बात को खत्म करें। इस देश को यूनिटी की जरूरत है। ये देश सदियों से मल्टी रिलीजन और मल्टी कम्युनिटी का रहा है। जैसे शीलम भाई ने कहा कि हजारों साल से कुछ लोग सप्रेस रहे हैं, उनको भी न्याय देने की आज बात है। जी बिल्कुल। तो ये समाज को एक नए सिरे से इस देश में स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें हम सबको राजनीति भुला के आगे आना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। कुछ ऐसा करना चाहिए कि बिल्कुल एक डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें और एक डायरेक्शन में हम दोनों कम्युनिटीज, तीनों कम्युनिटीज, चारों कम्युनिटीज को साथ लेकर के चलें। बात यही है कि फजल इमाम मलिक साहब ने जो कहा वो सच नहीं हो सकता है, इसलिए कि माइनॉरिटी साइकोसिस भी है। माइनॉरिटी साइकोसिस के साथ कानून एक है, ट्रीटमेंट बेशक अलग हो सकता है। फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ। 26/11 के हमले के ठीक बाद लिखी गई ये कविता इस देश के दर्द और आक्रोश को एक साथ बयां करती है। इसे लिखा है गीतकार प्रसून जोशी ने और इसे आवाज दी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। मैं अपने सभी आगंतुक मेहमानों का धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। इस बार जब वो छोटी सी बच्ची मेरे पास अपनी खरोंच लेकर आएगी, मैं उसे फूफू कर नहीं बहलाऊंगा, मैं पनपने दूंगा उसकी टीस को। इस बार नहीं। इस बार जब मैं चेहरों पर दर्द लिखा देखूंगा, नहीं गाऊंगा गीत पीड़ा भुलाने वाले, दर्द को रिसने दूंगा, उतरने दूंगा अंदर गहरे। इस बार नहीं। इस बार मैं न मरहम उठाऊंगा, नहीं रूही के फाहे, और नहीं कहूंगा तुम आंखें बंद कर लो, गर्दन उधर कर लो। मैं घाव पर मरहम लगाता हूं, देखने दूंगा सबको, हम सबको, खुले नंगे घाव। इस बार नहीं। इस बार जब उलझने देखूंगा, छटपटाहट देखूंगा, नहीं दौड़ूंगा उलझी डोर लपेटने, उलझने दूंगा, जूझने दूंगा जब तक उलझ सके। इस बार नहीं। इस बार कर्म का हवाला देकर नहीं उठाऊंगा औजार, नहीं करूंगा फिर से एक नई शुरुआत, नहीं बनूंगा मिसाल एक कर्मयोगी की, नहीं आने दूंगा जिंदगी को आसानी से पटरी पर, उतरने दूंगा उसे कीचड़ में, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे, नहीं सूखने दूंगा दीवारों पर लगा खून, हल्का नहीं होने दूंगा उसका रंग। इस बार नहीं बनने दूंगा उसे ऐसा लाचार कि पान की पीक और खून का फर्क ही खत्म हो जाए। इस बार नहीं। इस बार घावों को देखना है गौर से, थोड़ा लंबे वक्त तक, कुछ फैसले और फिर हौसले। कहीं तो शुरुआत करनी ही होगी। इस बार यही तय किया है। गर्दिशों में रहती बहती गुजरती जिंदगियां है कितनी, इनमें से एक है तेरी मेरी या कहीं कोई एक जैसी अपनी, पर खुदा खैर कर ऐसा अंजाम किसी रूह को ना दे कभी यहाँ। गुंजा मुस्कुराता एक वक्त से पहले क्यों छोड़ चला तेरा ये जहाँ, एक लौ इस तरह क्यों बुझी मेरे मौला, एक लौ जिंदगी की मौला, एक लौ इस तरह क्यों बुझी मेरे मौला, एक लौ जिंदगी की मौला। धूप के उजाले सी ओस के प्याले सी खुशियां मिले हमको। जब तक जिंदा रहो मारते रहो मारते रहो।